हिंदुस्तान संस्कृति है। हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को सिखाया है। जब लोग भूखे मर रहे थे तो हिंदुस्तान अकेला एक ऐसा देश था जो अपने पड़ोसी की परवाह पहले करता था और खुद बाद में खाता था। हमने दुनिया भर को देखा है, पर हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने से ज़्यादा अपने समाज की परवाह करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को त्याग करके दूसरों के जीवन के लिए अपने आप को समर्पित किया है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन यादव है और आप देख रहे हैं चित्त चर्चा शो। हम पहले भी ऐसे महानुभावों से मिल चुके हैं हमारे चित्त चर्चा शो के द्वारा, और आज हमारे साथ में एक संस्था के पदाधिकारी हैं, संस्थापक हैं, जिनका नाम है भगवंत कटारा जी। उनके साथ में सैनी साहब भी हैं। इन दोनों ने श्री मित्र भारत समाज संस्थान के नाम से एक संस्था बनाई है, जिसको अब 23 वर्ष हो चुके हैं। इस संस्थान के ऐसे ऐसे कारनामे हैं जो आम आदमी सोच नहीं सकता कि वो अपने एक अकेला आदमी अगर किसी संस्था को लेकर चलता है और फिर वो उसके साथ में उससे प्रेरित होकर समाज सेवा में लोग उत्प्रेरित होकर काम करते हैं, तो ये एक अनूठा उदाहरण है। मैं सबसे पहले आप दोनों का स्वागत करता हूं हमारे शो पर, और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया। और हम हमेशा से हमारा यही प्रयास रहता है कि उन लोगों से आपको रूबरू कराएं जो समाज के लिए मिसाल हैं, जिनको आप ये मान सकें कि हाँ, अगर हम जीवन में अगर आगे कहीं जाना चाहते हैं तो हम कटारा जी की तरह बने, हम सैनी जी की तरह बने। ऐसे लोगों से आप मिलें, क्योंकि समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, पर आपको हमेशा उन लोगों से जुड़ना चाहिए जैसा आप अपनी संतान को बनाना चाहते हो। अगर मैं चाहूँ कि मेरी संतान कैसी हो, तो मेरे पास समाज में आदर्श हो कि मेरी संतान मेरे पिता जैसी हो जिन्होंने काम किया, या मेरी संतान कटारा जी जैसी हो जिन्होंने एक निश्चित समय परिवार पालन करने के बाद में समाज को दे दिया। तो सबसे पहले मैं श्री मित्र भारत समाज संस्थान के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं कटारा जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मन में ये जो विचार आया, उसका इंसिडेंट मुझे तो पता है, पर मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि वो क्यों आया, कब आया और किन परिस्थितियों में आपने ये संस्था बनाने का प्रयास किया। ये आपने बहुत अच्छा वो पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण सा एक कर्मचारी था। 16 मार्च 99 को मैं अपने कार सेवा सरकारी कारों से अपने घर मोटरसाइकिल से आ रहा था। रास्ते में मेरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद में ऐसा एक्सीडेंट था तो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाकर मुझे मृत घोषित कर दिया। यहाँ से फिर भी ले गए तो आगरा, जब मुझे दोबारा आगरा भी ले गए थे ये, तो आगरा की जब जी नर्सिंग होम की जो टीम निकल के आई डॉक्टरों की, तो उनका भी यही था, भाई ले जाओ, मट्टी है, कुछ नहीं है। तो परिवारजन सब थे और भी मेरे मित्रगण सारे थे, सब प्रोवर आर्ट क्लब, कोई दूसरा कोई नहीं था उनके पास। तो उस समय ये आ शब्द निकला था मेरे पास। नवाज बाबा मेरी नारी कहीं नहीं बोल रही थी, सिर्फ आ शब्द कराया था मैं, आ। उसके बाद फिर बेहोश हो गया मैं। तो इसको देख करके डॉक्टर्सों ने मुझे अपने ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और मैं एक आपको अब जो अनुभव जो मैंने किया है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ सभी से। वो ये था कि जिस समय मेरे ये ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, उस समय मेरी जो आत्मा था, जो मेरी आत्मा थी, गुरु थी, क्या थी, उस समय में अलग ही जब लोग में घूम रहा था और यात्रा कर रहा था। तो उस समय मुझे एक ऐसे धाम में गया था, ऐसे पहाड़ों देखे थे, ऐसे मैंने वृक्ष देखे, ऐसे गाय देखे, ऐसे साधु देखे जो इस संसार में मैंने कभी कल्पना क्या देखा भी नहीं। पेड़ ऐसे ऐसे वृक्ष देखे थे जो जिनमें अलग ही रोशनी से, अलग ही चमक और होती थी। अलग पहाड़ पर मैंने पहाड़ों के पत्थर ऐसे देखे जो इसमें मैंने यहाँ नहीं देखे। तो इस तरह से मुझे, तो एक साधु संत की कुटिया में मैं पहुँचा, तो मैंने प्रणाम किया उनसे। तो वो रोटी बना रहे थे चूल्हे पे, और जो रोटी चूल्हे पे बना रहे थे, तो उसकी जो धुआं थी सफ़ेद रंग से भी ज़्यादा सफ़ेद थी वो धुआं। एक तो मैं इसको देख कर आश्चर्य हो गया, मैंने ये कैसा। फिर साधु बाबा बोले कि बेटा ऐसा है, खाना का रोटी खा। मैंने महाराज जी मैं तो नहीं खाता, मैं तो साधु संतों को मैं कुछ दे नहीं सकता, तो मैं तो लेने का भी अधिकार नहीं हूँ। उन्होंने मुझे, नहीं बेटा तुझको रोटी खानी है, और ये आधी रोटी मुझे खिलाई, और उन लोगों के जो तू आज ये रोटी खा रहा, इस रोटी को तुम बहुत सारे लोगों को खिलाएगा, और जिन बहुत सारे लोगों को खिलाएगा वो मेरे मैं ही खाऊंगा इस रोटी को। इस तरह से मुझे एक अनुभव हुआ। और दूसरे दिन जब मुझे 11 बजे अपने बेड पर होश आया, तो अंदर से सबसे पहले एक ही आवाज़ आई थी कि भगवत कटारा, तुम्हारा जो जीवन था वो तुम जी लिए। अगर भगवान तुम्हें चलने फिरने लायक बनावे तो इस सारे जीवन को गरीब, अनाथ, बेसहारा जो लोग हैं उनकी सेवा में, मदद में करना, और वो सारी मदद और सेवा जो होगी वो मेरी मदद होगी। ये एक अंदर से आया था। इसके बाद में महीने, 1.5 महीना, 2 महीना तक मैं बेड पे पड़ा रहता, उठा उठा करके मेरे बच्चे बाहर लेट कराते थे, बहुत बहुत ही। पर एक ईश्वरी प्रेरणा के पास एक ऐसा हुआ कि मैं तीसरे महीने में मैं
खड़ा हो गया और बैसाखियों से चलने लग गया। तो मैं उससे अब 3 महीने बाद जब मैं बैसाखियों से चलने लग गया तो मैं पिछला जो मेरा जीवन था सबको भूल चुका मैं, और एक ही अंदर से आवाज आई कि भगवत कटारा अब तो बस सिर्फ अनाथ और बेसहारा जो लोग हैं इनको जीना है, और परिवार की जो जिम्मेदारी है उनको पूरी कर चुकी। एक लड़का रह गया, इसकी शादी के बाद मैं बिल्कुल संन्यास ले लूँगा, ये मेरे अंदर से भावना आई थी। जिस समय मैंने ये 15 लोगों से बनाई थी तो उसमें से 4-5 लोग मौजूद हैं। उस सबसे पहले हमने यही उसमें निर्णय लिया था मित्र भारत समाज में कि सिर्फ एक तो हम किसी के गए हैं, किसी चाहे भामाशाह हो या कोई सेठ साहूकार हो, किसी की हम रसीद बुक लेकर के चंदा मांगने ये संस्था नहीं जाएगी। एक ये संस्था राजनीति में, हमारा बैनर ये कहीं भी राजनीति में नहीं जाएगा। ये 2 चीज़ के जरूर हमने इसमें संविधान के अंदर लिया था कि किसी से पैसा नहीं, चंदा नहीं मांगेंगे, और एक राजनीति में ये संस्था नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ गरीब बेसहारा असहाय लोगों की मदद करेंगे। तो 8 जुलाई 2001 को ये संस्था का हमने रजिस्ट्रेशन कराया और 15 लोगों इसमें शामिल थे, जिसमें कि अब 3-4 लोग ही बचे हैं, बाकी तो सब पहुंच गए, ऊपर ही पहुंच गए। हाँ, आज एक व्यक्ति आज भी हमारे साथ जिंदा हैं, गोप जो राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर थे, आदरणीय श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी जी, वो 102 साल के हैं, आज वो जिंदा हैं। एक मैं हूँ, मेरी भी उम्र करीब 75 साल का हो चुका, और भी 2-3 लोग और हैं, बाकी सब चले गए। पर ये संस्था का कार्य जो था कब चलता रहा, और आज इस संस्था को करीब 12-13 प्रांतों में ये संस्था कार्य कर रही है, और आज तक इस संस्था को किसी के सामने हाथ पैसारने की, किसी से पैसे की मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो लोग थे हमारे संस्था के सदस्य, वो ही आकर के आगे थे, आगे इसमें मदद करने लगे। इसके बाद में जो भी इस प्रोग्राम में शामिल होते थे वो भी, उनके भी मन बदलता था, वो भी ये चाहते थे कि कटरा जी हम भी आपके साथ भागीदारी करना चाहते हैं, स्वागत करिए। इस तरह से ये चलता रहा, कारवा बहुत बड़ा हो गया, और आज ये इतना बढ़ गया हो कि इसमें हजारों लोग हैं इसमें। सिर्फ इसमें ये जरूर है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य इस संस्था करती है, मदद गरीब असहाय बेसहारा लोगों की, जिसके 3800 लड़कियों की अब तक ये माँ बाप बन करके इन बच्चियों की शादी करा चुके, लाखों की संख्या में कम्बल वितरित कर चुके, लाखों की संख्या में ये महिलाओं को साड़ी वितरित, ड्रेस, बच्चों को जो प्रतिभा जो बच्चे हैं उनको ड्रेस वितरित करना, जल मंदिर लगवाना, मेडिकल कैंप लगाना, जो भी मानवता के जो कार्य होते हैं वो इस संस्था ने अब तक करती चले आ रही है। इस संस्था में न्यायाधीश, न्यायाधिपति, IAS, IPS, RAS सारे वर्गों के लोग इसमें से जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके अपनी सेवाएं इस तरह से दे रहे हैं कि जने ये अपना एक परिवार है। आज इस संस्था में इतना बड़ा ये कारवा बन चुका है कि करीब करीब राजस्थान में ये सब जिलों में ये कार्य करती है संस्था। और कहीं से भी एक फ़ोन हमारे पास ये आता है कि आ जाता है कि साहब इस बच्ची है, अनाथ बच्ची, इसकी शादी करनी है। तो मुझे उस एक बच्चे की शादी करने में जरा भी जोड़ नहीं पड़ा आज तक भी, मात्र 10 लोगों से ये शादी कर देते थे। और वो 10 लोगों से आप सोचो कैसे 10 लोगों से कैसे शादी कर देंगे। और एक लड़के हमने वो बना रखा था, इसका एक बजट, एक बच्चे की शादी में 1 लाख रुपए हम खर्च करते हैं। अब 10-12 लोगों से हम अपने सदस्यों को बुला कर मैं कहता हूँ, सैनी जी यार आप तो टीवी दे देना, आप यार एक डबल बेड दे देना, आप बर्तन दे देना, 2 लोग मिलकर के दावत दे दे, तो सारी चीज़ें और 10-12 लोग। फिर अगर वो दोबारा चाहते हैं कि सब अगले महीना में या 15 दिन बाद हमारा नंबर आए, तो उनकी जगह अन्य जो सदस्य हैं उनका नंबर आता है। तो साल में 1 या 2 बार हमारे सदस्यों का नंबर आता है। और इसमें भी सदस्यों के भी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मित्र भारत समाज संस्थान के सदस्यों को, जो इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ये लेते हैं कि साहब हमारा साल में कम से कम 2 बार की जगह 5 बार नंबर आना चाहिए, हम कुछ करना चाहते हैं, इनमें करना चाहते हो तो करिए, अच्छी बात है। और मैं भी कई बार, मेरा करीब 20 बार में ये चौपाल प्रोग्राम होती है जयपुर दूरदर्शन वालों के, यहाँ से भी मुझसे यही सवाल कई बार पूछा गया था। तो वहाँ से भी मैंने अपनी सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एक ही संदेश दिया था कि अपन, जी हाँ, मदद करना उसको कहते हैं, अपन जिसको अपन जाने नहीं पहचाने नहीं उसको अपन मदद करते हैं। और मदद उनको करें, अब जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं, मेरे परिवारीजन हैं या मेरे मित्रगण, उनको मैं मदद अपन करते हैं तो वो मैं इसको मैं समाज सेवा नहीं मानता हूँ। समाज सेवा को अगर कोई मैं सच्चे रूप में अगर कोई मानना चाहता, तो जिसको हम जाने नहीं पहचाने नहीं, असहाय, जिसको कोई वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमारी मदद भी कोई कर सकता है, तो ऐसी ये संस्था ये उसकी मदद करती है। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई का, हाँ, काम जरूर इसमें ये है कि सच्चाई, इसमें किसी ना तो कोई सिफारिश चलती है किसी को, यार एक बच्ची है हमारी
वो है इसकी, इसका शादी कर दो, वो कर दो। हमारी लोग हमारे जाते हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं, अगर वो पात्र है तो उसकी पूरी मदद करते हैं। 80-90 साल वाले, 80-80 साल वाले जो लेबर क्लास में जो लोग होते हैं, दलितों में होते हैं, एससी में होते हैं, तो वो क्या है कि उनके बेटे बहू सब होते हैं, फिर भी वो उनके माँ बाप भूखे रहते हैं। तो उनको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जाकर के करीब 50 एक लोगों के घर बराबर में घर में जाकर मैंने देखा, तो उसमें देखा कि ये इनके माँ बाप, जो जैसे मैं ही हूँ मान लो उस परिवार का, तो वो उसका बेटा और पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि मजदूरी एक महीने में, अगर पूरे महीने की मजदूरी मिल जाती है तो पालन पोषण कर लेते। अब महीने में 10 दिन बेलदारी मिली या 20 दिन कहीं काम मिला, पर वो 10 दिन कहाँ जाएंगे। इसके अलावा उन 20 दिन के जो उनको जो पैसा मिलता था मजदूरों को, उसमें भी उनको वो नशा, आधे पैसों को वो नशे में उड़ा देते थे, और आधा पैसा उनके पास रहता था। आधे में घर कैसे चलता था, उन महिलाओं को बहुत पीड़ा होती थी। और जब ये 30, 40, 45 साल की उम्र तक ये मजदूर वर्ग के जो लोग, मैंने आंखों जो देखा है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, मैं 45-50 साल की उम्र में जा कर के उनके स्वर्गवास हो जाता है। और वो फिर अकेली महिला 3-3, 4-4 बच्चों को पालन पोषण करने के लिए 4 घरों में या 6 घरों में बर्तन मांजेगी या कहीं बेलदारी करने जाएगी। तो वो बच्चियाँ अपने माँ बाप को तो मदद नहीं कर पाते, उन माँ बाप को, इनको वो हम मदद करते हैं, ये संस्था मदद करती है। और पूरे महीने के लिए 1 महीने का राशन जो होता है वो उनको अपन करते हैं। और उसी तरह से इन बच्चियों का, उनके जैसे उनकी बच्चियाँ पेट तो पालन कर देती हैं उन बच्चों की माँ, पर ना तो वो शादी कर पाती हैं, ना वो बच्चों उनको पढ़ाई करा पाती हैं। ऐसे बच्चों को हम गोद ले करके पढ़ाते भी हैं, शिक्षा भी ग्रहण कराते हैं, और उनके माँ बाप बन करके उनकी हम शादी भी करते हैं। इस तरह से ये सारे ये कर्म करते हैं। और आज तक इन 23 सालों में करीब 2 करोड़ रुपए की गरीब असहाय बेसहारा लोगों को मदद कर चुकी है संस्था। और ये पैसा सिर्फ सदस्यों से या अपने जो इस तरह के समाज सेवी हैं, भामाशाह हैं, जो आगे से आगे चल करके जो इन्होंने मदद करना चाहते हैं, वो उन्होंने मदद की है। और आगे मदद, मेरा भी एक चीज़ और मेरा मानना है, ऐसे काम जो इस तरह के जो कार्य हैं मानवता के सच्चे कार्य करने के लिए, अगर सच्चाई से बगैर किसी लोभ लालच के अगर कोई मदद के कोई काम करना चाहें, तो चाहे वो 1 रुपये का काम हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपये का काम हो, वो ऊपर ईश्वर अपने आप मदद करते हैं और वो काम हो ही जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि उसमें मेरा संस्था को आज इतना बड़ा नाम है, बहुत बड़ी संस्था है, ये बहुत जगह कार्य करती है। अगर इसमें मेरा लोभ होता, शुरू के 2-3-4 साल तो लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठाई। अच्छा, आपने अभी इतना विस्तृत जो स्वरूप बताया है संस्था का, उसके बाद में मैं सैनी जी एक तो आपसे संक्षिप्त परिचय आपका, फिर आपसे एक संस्था से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछूंगा, पर पहले एक बार आपका परिचय हमारे सब जो दर्शक लोग हैं उनके लिए। मेरा नाम मूलचंद सैनी है और श्री मित्र भारत समाज संस्थान का मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मैं सैनी साहब और आप दोनों ही, मैं जब ये संस्था के बारे में अभी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि संस्था का जो नाम है वही बड़ा रोचक। आप सरकारी सेवाओं में रहे हैं और हम लोग भी अभी काम कर रहे हैं, तो इसका जो नाम है वो एक हायरार्की को फॉलो करता है कि आप एक पहले मित्र को जोड़ते हैं, फिर समाज को जोड़ते हैं और फिर एक अच्छे भारत का निर्माण होता है। तो ये जो नाम है ये भी मुझे बड़ा इनोवेटिव सा लगा। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि नाम हर चीज़ का ना, किसी भी चीज़ का नाम अगर आप रखते हो, चाहे अपने घर में अगर कोई छोटा जानवर भी आता है तो आप उसका भी नाम बहुत सोच समझ के रखते हो, ऐसा नाम जो मन को भाए या किसी के सामने बोलो तो आदमी का मन खुशी से भर जाए। पर संस्था, किसी भी संस्था का नाम आदमी जब रखता है, नामकरण करता है, तो उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक होता है। तो वो क्या लॉजिक है सैनी साहब, अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो? जब ये संस्था बनाई थी तो 5 मित्रों ने बन के बनाई थी, 15 मित्र थे सब। तब से तो श्री नाम लगाया और मित्र इसलिए जोड़ा नाम कि आपस में सब मित्र थे इसलिए। और ये भारत के लिए कार्य कर रही थी तो इसलिए भारत शब्द इसमें जोड़ा। हाँ, और समाज और इसके बारे में विशेष जो कटारा जी बता पाएंगे। हाँ, मैं इसके बारे में आपको स्पष्ट तौर पे मैं इसका बताता हूँ कि भारत नाम कैसा हुआ इसका। मित्र भारत, मित्र नाम तो इसमें है कि हम इसका हमारे एक स्टार्टिंग में जब इसका रजिस्ट्रेशन करा रहे थे हम 15 लोग, तो उसमें ये जो अपन को इसमें मित्रता से रखनी है। क्यों? मित्र एक ऐसा शब्द है कि उसको दुख की सुख की अपन एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, तो इसलिए मित्र तो सबसे पहले हमने ये लगाया। अब भारत का नाम के लिए बताता हूँ, तो सबसे पहले ये भरतपुर से शुरू हुई थी। श्री मित्र मंडली भरतपुर समाज समिति था इसका नाम।
फिर अन्य जिलों से लोग आने लगे तो उन्होंने पूछी साहब तो ठीक है। अब मैं भरतपुर का नाम को अलवर में, जयपुर में, अजमेर में लोग बोले यार ये तो भरतपुर की है, अजमेर का फिर इसमें तो कोई नाम निशान नहीं दिया। उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ों को देख करके फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया, दूसरे ने इसको नाम परिवर्तन कराया और इसका नाम रखा श्री मित्र मंडल मित्र राजस्थान समाज समिति। फिर राजस्थान में ये हो गया तो ठीक है, राजस्थान के सारे लोग संतुष्ट हो गए, ठीक है यार अब सब राजस्थान का तो किसी एक जिले का नाम इसमें नहीं है, जो जैसे कहते हैं भरतपुर की है या जयपुर की, वो नहीं है, राजस्थान की है। उसके बाद अन्य जिलों के जो सदस्य बॉम्बे तक के इसमें सदस्य हैं सब लगे के, तो वो बोले यार ऐसा ही तो राजस्थान की संस्था है। फिर इसको देख करके फिर मैंने तो इसका दोबारा नामकरण इसका रजिस्ट्रार के यहाँ से प्रस्ताव ले करके दोबारा नाम लिया। फिर इसका नाम रखा श्री मित्र भारत समाज संस्थान। वो इसलिए रखा कि कोई सी स्टेट ये नहीं कहती यार ये यूपी की है या राजस्थान की है या बंगाल की है, इसलिए हमने इसका नाम एक पूरा हमने देश का नाम रख दिया। इसमें पूरे भारत समाज के नाम से हर स्टेट में अपने इस कार्य करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, तब इसका नाम मित्र भारत समाज संस्थान इसलिए रखा था। कटारा जी, राजनीति कई मायनों में अच्छी चीज़ भी है, कई मायनों में राजनीति थोड़ी बुरी चीज़ भी मानी जाती है। आपका संस्था जो है श्री मित्र भारत समाज संस्थान, आपको राजनीति से थोड़ी तकलीफ और आपने जैसा बताया कि इसके शुरुआती मैनिफेस्टो में था कि हम लोग इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, बल्कि देखा जाए तो आजकल जो संस्थाएं निर्मित होती हैं वो अगले बमुश्किल 2-3 सालों में उनका किसी न किसी राजनीतिक संगठन से गठबंधन हो ही जाता है कि वो माना जाता है कि गर्भित रूप से ये इस पार्टी के लिए काम कर रही है। तो आपका ऐसा विशेष राजनीतिज्ञों के लिए क्यों? क्योंकि हो सकता है कि राजनीति आपकी मदद करे, समाज से ज़्यादा जुड़ाव भी रखती हैं वो, और अगर अपन कहें कि तो उनका जो एरिया होता है, वाइड एरिया होता है, उनके पास पूरा राष्ट्र है, तो वो काफ़ी बड़े लेवल पे मदद भी कर सकते हैं आपकी। फिर भी राजनेताओं से क्यों थोड़ा परहेज है आपको? देखो, राजनेता में मेरी व्यक्तिगत खुद की राय है जो मैं सोचता हूँ। आज से 40 साल 50 साल पहले की जो राजनीति थी वो तो राजनीति थी, उसको तो मैं सम्मान आज भी करता हूँ। उस जमाने की राजनीति, उस जमाने में कोई नेता आते थे, कोई मुख्यमंत्री आता था तो पब्लिक अपने आप ही भग जाती थी मजा आने के लिए। और उस समय की राजनीति में तो और आज की राजनीति में एक बड़ा अंतर ये आया है कि आज राजनीति में जितने भी राजनेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का भी, पर सारे लोगों को भीड़ चाहिए। और आजकल इन लोगों ने, राजनेताओं ने मेरे हिसाब से भीड़ इकट्ठी करने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा खर्च होता है इसमें। देखो, उनको जो एक दिन की भाई 500 रुपये 400 रुपये उनको नकद देने पड़ते हैं। मैंने स्वयं ने देखा है इन लोगों को जो ये ले जाते करते हैं, फिर ये खाना खिलाते हैं उनके लिए, फिर उनको व्हीकल लाने ले जाने के लिए, तो एक आदमी पर करीब 1000 रुपये का खर्च हो जाता है। अब मान लो 50,000 आदमी हुआ है तो कितना खर्च हो गया इसमें? 1000 आदमी के हिसाब से बहुत पैसा खर्च हो गया। अब उस पैसे को अगर देश के विकास में लगाया जाए, फैक्ट्रियाँ खुलवाई जाए तो उनको रोजगार मिल जाए। हमारी जो गरीब पब्लिक, जिनको ये गरीबों को हमारे अपने एक दिन की छुट्टी करा करके माल ले जाते हैं, इसलिए वो पैसा जो अब ये रैलियाँ होती हैं, पैसा वेस्टेज जाता है। चुनावों में सीमा है खर्च करने की, उससे 50 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं ये, उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं। तो व्यक्तिगत सज्जन जी, मेरा तो यही है कि राजनीति में मेरा कुछ खास रुचि इसमें इसलिए नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ये व्यापार सा बना हुआ राजनीति का। मुझे कहने में बिल्कुल दिक्कत यूँ नहीं है कि मैंने ऐसे अपनी लाइफ में देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास में 1 लाख रुपए की भी स्थिति नहीं होती थी, आज वो अरबपति खरबपति लोग हैं। तो राजनीति तो बढ़िया, तो कोई व्यापार ही ना है। अगर आज के तारीख में कोई चाहे कोई सा भी पद हो वो बन जाए, जब ये सारे मेरे अन्य जो राजनीतिक भाई बहन हैं इन सबको बुरा लगेगा कि कटारा जी तो बिल्कुल पागल हो गए, कैसा आदमी है ये। पर जो मेरे व्यक्तिगत जो सोच है ना वो ये है, तो इसलिए राजनीति में मेरा तो कोई सोच नहीं। अच्छा, जो राजनेता है वो आपकी बात का बुरा मानेंगे भी नहीं, है ना? यहाँ कहावत भी है 60 के बाद सठिया जाता है आदमी, तो वो 60 था, आपका क्रॉस हो गया। अच्छा, जैसे अभी कटारा जी तो एक लेवल पे आ गए हैं और समाज के लिए आदर्श भी हैं। शुरुआती दौर में जब आप समाज सेवा करने के लिए निकलते हो तो इन्होंने तो अपना जो भी कार्मिक जीवन है वो कंप्लीट करने के बाद में VRS लेके और समाज सेवा में उतर गए, तो परिवार का इतना बर्डन नहीं था। पर आप अभी जैसे युवा हैं और इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो पारिवारिक कितना दबाव होता है उस चीज़ को एक्टिव करने में कि आप कोई काम करने जा रहे हो, फिर पीछे घर में से भी या समाज में से भी, पड़ोसी भी, कि भाई साहब अपना घर भी देखो, है ना? समाज के लिए क्यों
भाई ज़रूरी नहीं ना समाज पहले हो, पहले तो अपना परिवार है उसके बाद समाज होता है। तो उस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं आप? क्योंकि हर आदमी के लिए आसान नहीं है। मैं मेरा काम करता हूँ, तो मैं मेरा काम तो हँसी-खुशी कर लूँगा, उससे 4 पैसे घर में आते हैं। पर मैं किसी की मदद करने जाऊँगा जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिसकी तकलीफ़ का मुझसे कोई लेना-देना भी नहीं है। फिर भी मैं अगर उसके लिए जा रहा हूँ, तो कुछ लोगों को समस्या होती है, तो उससे कैसे मानसिक रूप से कैसे डील करते हो उससे? मैं इस संस्था से 2012 में लगभग जुड़ा था और पहले मैं अपना व्यापार कर रहा था। फिर कटारा जी के संपर्क में आने के बाद में फिर समाज सेवा में करने लगा। फिर इनके साथ में लग के कहीं पे भी जैसे टूर पे जाना, सर्वे करना, खाद्य सामग्री वितरण करना, ये सब हम काम करते थे। फिर समाज सेवा का एक ऐसा नशा है जिसको लग जाता है, वो अपने परिवार को भी छोड़ देता है और समाज सेवा पहले करेगा। अगर परिवार सामने है और एक समाज सेवा का कार्य है, तो मैंने कई मोड़ ऐसे आए थे कि मैंने व्यापार को भी छोड़ा, परिवार को भी छोड़ा और समाज सेवा को मैंने प्रायोरिटी दी। अच्छा, आपके जवाब ना थोड़े संक्षिप्त होते हैं क्योंकि अनुभव के सामने थोड़ा-सा वो हो जाता है। कटारे जी हमारे यहाँ जयपुर में भी एक बिल्कुल, बिल्कुल। यहीं जयपुर में एक संस्था है हरिओम जन सेवा समिति राजस्थान करके, जो निःशुल्क भोजन और सीताराम जी जिसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, हाँ, पार्षद जी। तो मैंने उनसे भी बातचीत हुई थी मेरी। तो उनका भी वही जो आप वाला समाज संस्था का उद्देश्य है ना, वो भी जैसे उनकी टीम में से अगर कोई राजनीति में आ जाता है, तो फिर उसकी तुरंत जो सदस्यता है वो हटा दी जाती है कि उसको कोई पद नहीं दिया जाएगा। मतलब पदाधिकारी नहीं रहेंगे, वो सदस्य आप बने रह सकते हो, पर आपको पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा अगर आप किसी राजनीतिक उससे जुड़ गए। तो ये जो सवाल मैंने इनसे पूछा कि भाई कैसे मैनेज करते हो परिवार का? हाँ, नहीं इनके लिए भी, और प्लस हम जैसे जो लोग हैं, जो नहीं जुड़ना चाहते या जिनको डर है कि मैं मेरा परिवार पहले है, मुझे मौलिक ज़िम्मेदारी वो है, उसके बारे में। अब जैसे हमारे मूलचंद सैनी जी हैं, इनको चस्का बहुत जोर से लग गया था कि सामने मैं तो उन्होंने अपनी ये फैक्ट्री का काम भी इन्होंने छोड़ा, घर का भी थोड़ा वो किया, इस तरह करने लग गए। तो मैं एक दिन इनको बैठाया अपने पास, मैं सैनी जी मैं आपको निकाल रहा हूँ संस्था में से। क्यों भाई साहब? मैंने की पहली बात तो ये, अभी तो आपको अब जिम्मेदारी है मेरी, तो आप मेरी ओढ़ करोगे तो मेरी ओढ़ करने के लिए 60 साल की उम्र हो जाए आपकी और आप बच्चों से अपनी जिम्मेदारी निकाल लें, तब आप मेरे साथ आना। अगर आपको मेरे अपनी इस संस्था के साथ कहाँ करना है, तो सबसे पहले तो अपने अपने परिवार को देखिए, दूसरे नंबर पर अपने व्यापार को देखिए, उसमें से अगर तुम पर समय मिले तब आप मेरे साथ इसमें भाग लीजिए, और नहीं मैं ऐसे लोग मैं बिल्कुल नहीं। और जितने भी युवाएं हमारी संस्था में, मैं उनसे एक ही संदेश देता हूँ कि पहले 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 बेटा तुम अपने परिवार की वो करिए, जिम्मेदारी निभाइए। क्यों? सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जो समाज सेवा है, वो है अपने परिवार की। बच्चों को जब तक काबिल नहीं बना दो, तब तक आप समाज सेवा की छोड़ो मत ही ना कि हम घर छोड़ दें या ये चल दें या वो कर दें। अपने सबसे पहला जो हमारा जो कर्तव्य है एक मनुष्य का, वो ये अपने परिवार का संचालन करें। उसके बाद में परिवार के बाद में फिर हम परिवार का संचालन जब भी हो सकता है जब अपने व्यापार आप अपने सुचारू रूप से आप करोगे। इन दोनों में से जब आप समय निकालोगे, वो आपको से वो उसको सामाजिक में से लाइए, और उसको मैं तो महा समाज सेवा मानता हूँ। उस ऐसे उसमें इन दो जिम्मेदारियों को निकालने के बाद में तब आप आइए, और नहीं मैं इनको अपने साथ ले ही नहीं जाता हूँ। और अब मैंने पिछले 2 साल से इनको छोड़ भी रखा है। छोड़ने का मतलब, महीने पहले तो ये महीने में 30 दिन मेरे संग रहते थे, अब महीने में 2 दिन लेता हूँ इनके। पहले रोजगार करिए, बच्चे बराबर के, बच्चों की शादी करिए अपनी, और जिम्मेदारी उन जो नहीं। जिस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएंगे उस दिन अपन। और मेरा तो एक तरह से ये है का विकल्प, ये मेरा मूलचंद सैनी को बना रखा है इसमें, क्योंकि लाखों लोग मेरा देखे मिले, और मैंने इस मूलचंद सैनी जैसा व्यक्ति, सच्चा इंसान, मैंने 1 आध लाख लोगों में से एक मूलचंद पैदा होते हैं। इसलिए मैं प्रभावित हूँ बहुत जोर से हूँ। पर मैं इनको तब तक मैं इनको अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं दूंगा जब तक ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी से फ्री नहीं हो जाएंगे। बच्चों से फ्री हो जाएंगे जो उस दिन, तो सारा की सारा इस संस्था को ये संस्थापक बनेंगे मेरे उत्तरदाता के, यही है मेरे इसी के साथ में आपको। अच्छा, इनका मन जो है वो अभी संशय में है, ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके मैं ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, एक अलग सा सवाल है, थोड़ा सा संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, कि आप जब कोई भी काम करते हो
तो जैसे हम लोग कोई भी किसी भी नए काम को करने के लिए तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च ज़रूरी होता है कि जैसे आपका अभी हम बताएं कि लगभग 3600 आपने कन्याओं का विवाह करवाया है। तो इस प्रकार के जब नवाचार आते हैं किसी भी संस्था में, आप प्रेजेंट करते हो कि भैया अब संस्था में ये काम अपने को लेना है और इस काम को करना है, तो उसके पीछे के, क्योंकि जब संस्था इतनी बड़ी है तो उसमें आचार विचार समान सबके रहते नहीं हैं, तो आपका क्या रिसर्च रहता है कि आप सब लोगों को कन्विंस कर पाओ उस चीज़ के लिए, और फिर उसके लिए अगली जो टीम होती है उसको कैसे तैयार करते हो कि भाई आपको क्या तैयारी करनी है या किस आदमी को क्या काम देना है, उसके लिए जो आपका मेंटल प्रिपरेशन है या प्रोजेक्ट पायलट चलता है, कैसे काम करते हो? अब जैसे हमने एक शादी की और शादी में हमारे 20 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, उसमें या 50 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, तो उन्होंने वो सारा ही सारा देख लिया कि ये इस तरह से शादी होती है। कहीं कोई जैसे जिनके कहीं सर्दियों के समय में इनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं है, तो उनको कंबल देने जाते हैं, ड्रेस देने जाते हैं बच्चों को, जो ये कार्य अपन जो करते हैं। तो जो सदस्य जो हमारे साथी होते हैं ना, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उनको उनको देख कर के अनुभव अपने आप हो जाता है। और वो खुद ही कहते हैं मुझसे कि सर अब फर्क आपके माँ कंबल बांटने जाएँ या कोई शादी हो तो मुझे ज़रूर याद करना सर, उसमें मैं अपनी भागीदारी ज़रूर निभाना चाहूँगा। तो आगे से आगे ऐसे अच्छे कामों को देख करके हर किसी का मन करता है, और मन उसी का करता है जो उसमें मानवता होती है, और मानवता जिसमें है वो ही समाज सेवा कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। आज मेरे एक अनुभव की बात और मैं बताना चाहता हूँ सब भाइयों को कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, हर किसी के पास हो सकता है, पैसे कमी नहीं है, पैसे बहुत लोगों के पास में, पर उनके पास में भगवान ने किसी किसी को दिल ऐसा दिया है कि उस पैसे को भोगने के लिए है। और नहीं, लोग वह कमा तो लेते हैं पर उसको भोग नहीं पाते हैं। और भोगने का मतलब ये है, ना तो वो अपने खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना डोल सकते हैं, और ना कोई अच्छे कामों में कोई भागीदारी निभा सकते हैं। तो ये तो एक ईश्वर की परमात्मा की वो रहती है कि ये समाज सेवा हर कोई के बस की ये नहीं है। मिनिस्टर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा और एसपी बन जाएगा, और समाज सेवा सच्चे मायने में समाज सेवी बनना बहुत बड़ी बात है। ये मेरा 23 साल का अनुभव के बाद मैं बताता हूँ। कलेक्टर बन जाएंगे, मेहनत सेव कर लेंगे, पर इसमें एक दिल है, मेहनत का लाभ है। जिसको ये दिल हर तरह क्यों, हर आदमी ये चाहेगा यार मेरे बच्चों पे ये होनी चाहिए, यार उसके कार होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मैं अपने बताऊं, मेरे पास 4 गाड़ियां थी, चारों मैंने अनाथ बच्चों की शादी में सब बेच दी। और एक बात और बताऊं मैं आपके लिए, समय मैं घर में अपने बैठा था, पर थोड़ा परेशान सा था, मेरे यार पैसा है नहीं और मुझे 5 बच्चों की शादी करनी थी। अब पैसा कहाँ से, मेरे पास तो कोई गाड़ी फाड़ी भी नहीं है जो मैं उसको बेच दूँ, है कहाँ है, घर है, घर में अपने को बेच यूँ नहीं सकता हूँ, उस पर बेटों का अधिकार है। तो मेरी पत्नी बोली ऐसा है, इसको मेरे पास कुछ ये है, मेरे जेवर है, इसको आप बेचो। मैं ऐसे कैसे बेच सकता हूँ, तुम्हारे जेवर को नहीं बेचूंगा। मैंने पत्नी से कहा कि नहीं, जेवर तो फिर भी आ सकता है, पर इन बच्चियों की जो शादी है दोबारा में, जो तारीख इनकी जो हो चुकी है फेरों की, उन पर तो फेरों पर पड़ना ही चाहिए। तो मेरे को जब मेरी पत्नी ने मुझको जब ये बात कही तो उसने सारा साम मुला के दे दिया, और मैंने उसको जेवर बेच तक करके, आज मेरी पत्नी पे हो सकता है शायद अंगूठी भंगूठी या कोई सोने का कोई एक आध चीज़ हो तो हो, नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास। और मेरी पत्नी के पास तो सिर्फ एक शरीर के अलावा कुछ नहीं। हाँ, एक विश्वास और एक बात जरूर है कि आज मैं जिससे भी जो कह देता हूँ वो 1 सेकंड में आगे आगे खड़े रहते हैं। पेंशन मिलती है मुझको, है का आनंद लेते हम दोनों में। ये भी बच्चे हैं, बच्चों से मैं 8 साल पहले संन्यास ले चुका, क्यों मेरे बच्चे भी वो भी 50-50 साल के हो चुके। अब 50 साल के बच्चों को मैं पालन पोषण करूं तो ये ठीक नहीं है। भगवान ने मुझे सर दिया है, और मैंने ये 2008 से अपने परिवार को, गरीब असहाय बेसहारा लोग हैं जो ये मित्र भारत समाज है, ये मेरा परिवार है। ये मैं अखबारों में से भी और टीवियों से भी सब में इंटरव्यू में ये कह चुका। अब मेरा परिवार वो नहीं है जिसके, और उस परिवार में मेरी सारी जो जिम्मेदारी होती है एक पिता की, माँ की, वो हम अपनी सब चीज़ें कर चुके। अब तो सिर्फ और सिर्फ असहाय बेसहारा लोगों की मदद के लिए सब ये परिवार है। हमने जब भी किसी का एक्सीडेंट सुनते हैं या किसी की कोई दुर्घटना सुनते हैं तो उसके बाद में ये पता चलता है कि वो आदमी उस क्षण के बाद में या तो बिस्तर पर आ गया या उसका मनोबल इतना टूट गया कि वो अपने आप ही, उसकी जो एज है वो 10 साल कम हो जाती है, दिखने लग जाती है। मैं अभी तक, आज जब मिला आपसे उससे पहले तक, केवल अमिताभ बच्चन जी को जानता था जो एक्सीडेंट के बाद में जवान हुए, और आज तक वो उनकी जवानी जो है वो बरकरार है। और दूसरे में आज भगवत कटारा जी से मिला जिनका इतना मतलब यौवन है इनमें,
इतना तेज है चेहरे पे। मैं अभी जब इनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे तो भरोसा नहीं हुआ, मतलब कि आप 75 क्रॉस कर चुके हैं और कोई कह भी नहीं सकता कि 75 क्रॉस है, मतलब 55-60 तो ठीक है उम्र लगता है। तो ये समाज सेवा की जो चेतना होती है, जो ईश्वरीय ताकत जिसको कहते हैं, जैसे किसी अच्छे संत से मिलो आप, बड़े संत से, तो उस संत के चेहरे पे तेज होता है, उसको देखते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है। आपको देख के हमको ऊर्जा मिली है और जो लोग आपको देखेंगे उनको भी ऊर्जा मिलेगी। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप भले ही किसी संस्था से जुड़े ना जुड़े, पर ऐसे व्यक्ति का सानिध्य जरूर प्राप्त करें जिसने अपने कर्मों से समाज को संदेश दिया और समाज को इकट्ठा किया। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, माँ लक्ष्मी देवी फाउंडेशन करके है। वो लोग जो धार्मिक हमारी जो रुचियां हैं या धार्मिक हमारे जो कार्यकलाप हैं जिनसे हम बचपन से जुड़े हुए हैं, जैसे हम जुड़े या हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने सिखाया, सुबह सुबह पैर छूना, पूजा करना, पाठ करना, सबको सादर नमन करना, वो सब चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं। और मैं सोचता हूँ कि आपकी जो संस्था है श्री मित्र भारत समाज संस्था, ये भी उस दिशा में कार्य कर ही रही होगी कि हमारा जो इतिहास है, स्वर्णिम जो इतिहास है, वो लोगों को, और ख़ास करके युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं जो अभी 18-20 साल की उम्र में है या 15 क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि ये वो उम्र होती है जब आप उसको घड़े को शेप दे सकते हो मिट्टी को इकट्ठी करने के लिए, पर जब उसको शेप देते हैं तो यही एक एज है जहाँ आप उसको सिखा सकते हो। तो मैं उन सब के लिए आपसे कुछ चाहूँगा, क्योंकि अभी आपसे ज़्यादा प्रेरणादायी मेरी नज़र में अभी कोई है नहीं। आप केवल एक लाचालोरे टाइप के इंसान हो, तो मैं आपसे वो ज़रूर चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं दर्शकों के लिए आपकी जो समाज की बुकलेट है वो अब दिखाएंगे। मैं अपने सभी प्रदेशवासी, प्रदेश के, देश के जितने भी युवा हैं हमारे, 15 साल से ऊपर जितने भी हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनको एक संदेश ये देना चाहता हूँ मैं कि भगवान से कि जब पहले पूजा अपने माँ बाप की करिए, कभी जीवन में तकलीफ नहीं पाएंगे। जो कि मैं खुद 75 साल की उम्र में, मेरी जब तक माँ बाप थे, मैं सबसे पहले, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी कोई वो नहीं किया। मैं सिर्फ अपने माँ बाप के उठता था, पैर छीता था, सोता था, उनके पास बैठता था, जो भी मुझसे सेवा उनकी होती थी करता था, और मुझे इतना सुकून मिलता था और ऐसा लगता था मुझे क्या मिल गया। और मेरा कोई भी काम तब से, और आज माँ बाप का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि आज मैं जो सोचता हूँ वो आगे से अपने आप हो जाता है। तो मैं सभी बच्चों से, सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की जो व्यक्ति जो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, अपने माँ बाप की आज्ञा बन के एक कारी बेटा बन करेगा, बेटी बन करेगी, तो वो जीवन में कभी, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जब कभी कोई तकलीफ में नहीं होगी। तकलीफ के अलावा कोई हारी बीमारी भी है ना, ये भी नहीं होगी ना। अपने नैक माता पिता के नाम से ही थोड़ा सब वो करो और सही से दूर हो जाएगी बच्चों के लिए तो। और मैं यही चाहूँगा कि अपने हर बेटा, हर बेटी अपने माँ बाप की, भगवान से पहले पूजा अपने माँ बाप की करें, फिर उसके बाद में भगवान। मैं खुद करता हूँ। आज मैं अपने पहले माँ बाप की पूजा करता हूँ, उसके बाद में भगवान की पूजा। क्यों? अगर माँ बाप ही नहीं होते तो हम भगवान कैसे पहचानते हैं? माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, बड़े हुए तो हमने सबसे पहले अपनी माँ को देखा है, बाप को देखा है। इसके बाद में ही तो हम सीखें कि ये रामचंद्र भगवान है, ये हनुमान जी हैं, ये लक्ष्मी माँ है, ये गणेश जी है। तो पहले जो मेरे भगवान है वो मेरे माता पिता हैं। इसलिए सभी बच्चों को मेरा एक ही संदेश है कि अपने माँ बाप की सेवा, और इसी में सारी चीज़ आ जाती हैं, सारे संस्कार आ जाते हैं। जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करेगा उसको और संस्कार तो अपने आप पैदा अपने आप ही होते चले जाएंगे, उनके आशीर्वाद से होते चले जाएंगे। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, कोई भी मानव, कोई दुखी मानव हो, उसकी मदद करें, सेवा करें। और ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही होए। कोई बीमार है या कोई ज़्यादा परेशान हो, और उसके कंधे पर हाथ धर के हंस करके तुमने 2 मिनट उससे बात कर ली, तो उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही अपने ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, मानव समाज सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे मित्र भारत समाज संस्थान के सदस्य बने। आपको जहाँ भी कोई दुखी इंसान दिखे, कोई भूखा देखे, उसको खाना खिलाइए। जिसके तन पर कपड़े नहीं हो उसको कपड़े पहनाइए। जो भी उसकी मजबूरी हो, जो भी आप मदद कर सकते हो उसकी मदद करिए। जो को कितना आनंद मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सेवा करने से ही भगवान के दर्शन तक हो जाते हैं। सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप मदद करें गरीबों की। और ज़रूरी नहीं है कि किसी संस्था से जुड़ करके करें। आपको जहाँ भी कहीं भी कोई दिखे दुखी इंसान, मैं उसकी सेवा करें। वो ही सेवा, जो दुखी इंसान की सेवा नहीं, वो भगवान से बढ़ के पूजा होती है। वो
इसलिए पूजा करने की जरूरत नहीं है। उनका आशा करिए, इनकी सेवाएं करिए। ये मेरा एक सभी भाई बहनों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। ना ज़रूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। रहता भगवान सदा उसके साथ है, जिसने की बंदगी अपने माँ बाप की। इस कार्यक्रम का अंत मैं इन शब्दों के साथ करना चाहूँगा और आप सभी से निवेदन करूँगा कि जो भी करें, जैसा भी करें, दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, अपने माँ बाप को ज़रूर याद रखें। धन्यवाद।